तो अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारी स्पीसीज का योग अभिक्रिया की आणविकता होती है, या भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या अभिक्रिया की आणविकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत ये आज तीसरा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको पिछले वीडियोज में जानकारियां दी थी और कुछ बेस्ट चीज़ों को भी पढ़ा था, जैसे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसके अलावा जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उस पर चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हमें मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस पर बात करनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने इस केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा, तभी ये आपको क्लियरली समझ आएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और समझ आता है तो इसको शेयर करना है और लाइक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बारे में जाना, अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की मोलिकुलरिटी के बारे में, कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों में डिफरेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो दोनों में अंतर भी समझना है, दोनों की डेफिनेशंस भी समझनी है, राइट। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता पर। अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता यानी कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अभिक्रियाओं की आणविकता या मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, मोलिकुलरिटी कहते हैं उसे आणविकता कहते हैं। तो देखिए, जो आपकी वेरियस टाइप की रिएक्शंस हैं, वेरियस रिएक्शंस मतलब विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस, वो हो सकता है कि एक से अधिक स्टेप्स में हो रही हो, कई पदों में हो रही हो। तो जब कोई अभिक्रिया अनेक पदों में होती है या कोई अभिक्रिया एक पद में होती है, तो जो अभिक्रिया का फर्स्ट स्टेप होता है, प्रथम पद होता है, वो वेग निर्धारक पद होता है, वेलोसिटी डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। अभिक्रिया का प्रथम पद वेग निर्धारक पद होता है, वेलोसिटी डिटर्मिनेशन स्टेप्स होता है, और उसी प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब अभिकारकों के जो भी अणु या आयन, मतलब जो भी स्पीसीज भाग लेती है वही क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है, आणविकता कहलाती है। कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो अभिक्रिया एक पद में हो रही हो या एक से अधिक पदों में हो रही हो, हमें उसके फर्स्ट स्टेप प्रथम पद से मतलब है, प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारी स्पीसीज से मतलब है। इसलिए ये डिटर्मिनेशन, ये निर्धारण अभिक्रिया का, ये जो निर्धारण होता है अभिक्रिया की आणविकता का, ये अभिक्रिया की क्रिया विधि द्वारा किया जा सकता है। अभिक्रिया की क्रिया विधि से आप ये निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया है, मान लीजिए जैसे हमने लिखा C12H22O11 प्लस H2, मतलब सुक्रोज का जल अपघटन। जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो भैया एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु काय का बनता है, फ्रक्टोज का बनता है।
तो यहां पर अभिक्रिया की आणविकता 2 है, तो इसे द्वि आणविक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि हम मोलिकुलरिटी एक अणु सुक्रोज का है, एक अणु वाटर का है, तो टोटल हो गया भाई 2। तो अब आप यहाँ पर मोलिकुलरिटी 2 है तो आप बाई मोलिकुलर रिएक्शंस इसको पढ़ सकते हैं, द्वि आणविक अभिक्रिया पढ़ सकते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शंस, द्वि आणविक अभिक्रिया। इसी तरह से अब मतलब मान लीजिए लिखा हो 2NO अब प्लस O2 और यहां पर हम बना दें 2NO2, तो यहां पर 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए लिखा जाए H2 + I2 = 2HI, तो यहां पर 2 अणु भाग ले रहे, एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का, तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 1 + 1 = 2। तो ट्राई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर, और आपकी जो है एक आणुक, जैसे एक को आणविकता है तो उसे एक आणुक अभिक्रिया कहेंगे, 2 है द्विअणुक कहेंगे, 3 है त्रिअणुक कहेंगे। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो सैद्धांतिक है, जिसका निर्धारण अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर किया जा सकता है। सैद्धांतिक है, क्रियाविधि के आधार पर किया जा सकता है, सैद्धांतिक तथ्य है ये की। समझ में आई बात? इसके बाद हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि से क्या मतलब है? प्रत्येक अभिक्रिया के लिए आप रासायनिक बलगतिकी के अनुसार एक वेग समीकरण लिख सकते हो, और उस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पद होते हैं। तो अभिकारकों के जो सांद्रता पद होते हैं उन पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में या दर समीकरण में अभिकारकों पर चढ़ाई गई, अभिकारकों की सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। या अभिक्रिया की कोटि ऐसे अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है, चेंज होता है। तो किसी अभिक्रिया के दौरान जितने अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों का सांद्रण चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह सबसे सिंपल यही डेफिनेशन है भाई कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में या दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। सपोज डेट A + B, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है भाई, उत्पाद बन रहा है, इसके लिए आप वेग समीकरण लिखने वाले हो, वेग समीकरण या दर समीकरण। तो भैया वेग समीकरण लिखा आपने या दर समीकरण लिखा, दर समीकरण, इसी को आप वेग समीकरण कहते हैं, उसी को आप दर समीकरण कहते हैं। तो आपने जो दर समीकरण लिखा वो लिखा भैया dx/dt बराबर k, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ A पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर n। इस तरह से आपने इस अभिक्रिया का वेग समीकरण माना, वेग समीकरण लिखा। तो अब यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी भैया, वो कितनी हो जाएगी? m + n हो जाएगी। m + n मतलब A की सांद्रता पर पावर m है और B की सांद्रता पर पावर n है। तो
बी के सापेक्ष ए की कोटि जो है वो है m और ए के सापेक्ष बी की कोटि है वो है n, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस है भैया m+n। सपोज दैट इसी को आप dx अपॉन dt बराबर k और कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर P मान लें और कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर Q मान लें, तो अब यहाँ पर भैया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस जो आएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो कोटि आएगी वो कितनी आ जाएगी, P+Q आ जाएगी। P+Q या अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। अगर घात का योगफल या घात शून्य हो तो भैया जीरो ऑर्डर हो जाएगी, कोटि शून्य हो जाएगी। तो P+Q आया है ना, M+N आया। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर आपका B के सापेक्ष A की कोटि P है और A के सापेक्ष B की कोटि Q है और ओवरऑल ऑर्डर मतलब समग्र कोटि कितनी है भैया, P+Q है। इस तरह से आप अभिक्रिया की कोटि को लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल, ये यहाँ पर जो ये पावर आती है ना, ये प्रयोगात्मक तथ्य है, प्रयोग द्वारा आती है। आपको हमने बताया था कि 1864 में वैज्ञानिक गुडबर्ग और बागे ने नियम प्रस्तुत किया है जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहते हैं। 1864 में गुडबर्ग और बागे ने नियम प्रस्तुत किया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी पदार्थ की जो क्रिया करने की दर होती है, वो उसके शक्ति द्रव्यमान के समानुपाती या अभिकारकों के शक्ति द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है और इनकी जो सक्रिय द्रव्यमान है मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन पर जो पावर आती है वो स्टाइकियोमेट्री पावर होती है, यानी जो रिएक्शन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं ना, उसी की पावर होती है। तो ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम पर लागू है, रासायनिक साम्यावस्था पर ये मुख्य नियम माना गया है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसी से आपने Kc, Kp उनके डेरिवेशंस, उनमें रिलेशनशिप पढ़े थे आपने 11th में, और उसी के आधार पर पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा गया है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में इस बात की अवहेलना की गई है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है या जो अभिक्रिया की दर होती है, वो जो उसका जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें जो सांद्रता पद आए हैं, अभिकारकों के सांद्रता पद, उन पर जो पावर होती है वो वाकई में स्टाइकियोमेट्री पावर नहीं होती है, वो प्रैक्टिकली होती है, मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से आप उसको निकाल के रखते हो। समझ रहे बात को? इस वजह से यहाँ पर मतलब पावर कुछ भी हो सकती है। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में या दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि होती है, जिसका निर्धारण प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से ही संभव है। सैद्धांतिक नहीं है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये अभिक्रिया की क्रिया विधि से इसको नहीं बताया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली हो सकता है। रिएक्शन में अणु एक से अधिक भाग ले रहे हों, पार्टिसिपेट हो रहे हों, बट जरूरी नहीं है कि उसकी कोटि एक से अधिक हो, ये जरूरी नहीं है। कोटि शून्य भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है ना, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो अभी दोनों में हम डिफरेंस के 3-3 पॉइंट डिस्कस कर देंगे। उससे पहले हमें जो है
इसके उदाहरण जान लेने हैं कि जैसे जीरो ऑर्डर की बात की जाए तो जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होती हैं, नियत वेग से होती हैं। सपोज डेट आपका जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है वो है H2 + Cl2 कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होती है। तो H2 + Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संयोग या हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना इस तरह से तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें सूर्य का प्रकाश है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब ताप द्वारा पदार्थ को डिकम्पोज करना, विघटित करना। तो जितने थर्मल डीकम्पोजिशन आते हैं और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आती हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया, वो प्रायः जीरो ऑर्डर की होती हैं। ये आपका जो एक पॉइंट है ध्यान देने के लिए फ्यूचर में। तो देखिए जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो थर्मल डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, जीरो ऑर्डर की होती है। तो ये जो रिएक्शंस है ये इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर कितनी है इसकी, ऑर्डर है इसकी जीरो, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट। इसी तरह मान लीजिए अमोनिया का विघटन करा दें, आप अमोनिया का विघटन करा दें, है ना, या फिर आप HI का विघटन करा दें, HI का विघटन करा दें गोल्ड पर। तो जब आप गोल्ड पर HI का विघटन करा देते हो तो भैया H2 बन जाता है, I2 बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मोलिकुलरिटी है वो 2 है, बट जो यहाँ पर ऑर्डर है ना वो 0 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है, 0 है। समझ आ रही बात को। तो ये ऑर्डर, इसी तरह प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन वो भी आपका जीरो ऑर्डर का उदाहरण है। NH3 इसका विघटन कराया जाए प्लेटिनम की सतह पर तो भैया N2 + 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे। ये भी आपका यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है, 0 है। ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस है, राइट है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, इनको आपने जाना। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता पदों पर जितनी भी घातें चढ़ाई जाती हैं उन घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि होता है। और अभिक्रिया के प्रथम पद में जितने भी अभिकारी भाग लेते हैं उन अभिकारी स्पीसीज की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है। अब डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस क्या होता है इनमें, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी आणविकता एंड ऑर्डर मतलब कोटि, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं की आणविकता और कोटि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत पूछा जाता है ना एग्जाम्स में। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करते हो, पहले आप एक साइड मोलिकुलरिटी लिखते हो या पहले आप मोलिकुलरिटी को एक्सप्लेन कर देंगे विथ एग्जाम्पल के, और उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा कर सकते हो, या फिर आप इस टाइप से एक भाग में मोलिकुलरिटी और एक भाग में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, एक भाग में मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। मतलब अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों लिख सकते हो। तो इसमें जो डिफरेंस है वो पहला तो भैया यही है कि अभिक्रिया में प्रथम पद में जितने मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं उसके प्रथम पद में उसकी मोलिकुलरिटी उतनी ही होती है। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो जितने भी भैया अणु भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती है भाई,
आणविकता कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है फर्स्ट स्टेप में। ये तो डेफिनेशन ही है, अभी अभी बताई हमने आपको। इसी तरह ऑर्डर, अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है, मतलब कि R बराबर K, कंसंट्रेशन पावर A पावर P मान लीजिए, कंसंट्रेशन B पावर Q मान लीजिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की ऑर्डर होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातों का योगफल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो पहले पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिख देनी है। और दूसरा पॉइंट है भैया कि जो मोलिकुलरिटी होती है वो एक पूर्णांक होती है, मोलिकुलरिटी पूर्णांक होती है। मोलिकुलरिटी ऑलवेज ए इंटीजर वैल्यू, ऑलवेज हैज ए इंटीजर वैल्यू, मतलब के एक पूर्णांक मान रखती है और कैन नॉट बी जीरो, कभी भी ये क्या है, शून्य नहीं हो सकती है, कभी भी ये शून्य नहीं हो सकती है। और जो आणविकता है वो जीरो भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यहाँ तक कि ऋणात्मक भी हो सकती है ऑर्डर। तो अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है, कभी भी इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी जीरो, ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये हमेशा एक धन पूर्णांक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पार्शियली हो सकती है और इसके अलावा ये जीरो भी हो सकती है, राइट, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो जो दूसरा आपका जो पॉइंट है उसमें आपको इस तरीके से बताना है, राइट। इसके बाद तीसरा डिफरेंस लिखेंगे आप, इनमें तीसरा डिफरेंस है। तो ये जो आपकी मतलब के मोलिकुलरिटी है ये सैद्धांतिक है, मतलब थियोरेटिकल, मोलिकुलरिटी भी थियोरेटिकल है, सैद्धांतिक है। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो आपकी प्रैक्टिकली है, मतलब अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक तथ्य है जिसका निर्धारण अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर किया जा सकता है। मतलब हाउ टू डिटरमाइन, तो ऑलवेज डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, है ना, स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, है ना। इस तरह से डिटरमाइन करेंगे आप मोलिकुलरिटी को। बट जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑलवेज डिटरमाइन होती है प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से। तो प्रयोगात्मक तथ्य है, ये प्रैक्टिकली पॉइंट्स हैं और प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से इसका डिटर्मिनेशन होता है। तो ये हमेशा प्रयोगात्मक तरीकों से निर्धारित होती है। ये सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घातें हैं जो हमेशा प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से ही हमें मिलती हैं। तो इस तरह से आप जो है तीन डिफरेंस दोनों में लिख सकते हो। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, समझ आई बात। इसके बाद अब हम बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका वेग नियत होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सांद्रण अपरिवर्तित रहते हैं, जो अभिक्रियाएं सदैव नियत वेग से होती हैं, या जिन अभिक्रियाओं का वेग ही वेग स्थिरांक के बराबर होता है, उनको आप जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस कहते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की डेफिनेशंस आप 2-3 प्रकार से कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जो नियत वेग से होती हैं, जिनका वेग स्थिरांक के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हो। या फिर जिनके वेग समीकरण में
सांद्रता पदों पर चढ़ाई गई घात शून्य होती है, जीरो होती है, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। और इसके अंतर्गत प्रकाश रासायनिक क्रियाएं, तापीय विघटन के उदाहरण आते हैं। आपने पढ़ा हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग प्रकाश की उपस्थिति में, आपने अमोनिया का विघटन पढ़ा और आपने हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन देखा। ये तीनों रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, राइट। अब हमें बात करनी है उसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में, कि जो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन आप कैसे करेंगे, उसको कैसे ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन मतलब के डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। डेरिवेशन करना है भैया आपको वेलोसिटी कांस्टेंट का, है ना। तो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को जान लिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आपने क्या जाना है, आपने जाना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कि जो नियत वेग से होती हैं, सपोज डेट ए प्लस बी, और इससे भैया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt बराबर k, और कंसंट्रेशन पावर a पावर 0, कंसंट्रेशन पावर b पावर 0, सो फाइनली बराबर k। मतलब k मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट। तो हमेशा इसका जो वेग है वो कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल होता है। मान लीजिए इस तरह की रिएक्शंस है ना, इस तरह की रिएक्शंस है, तो यहाँ पर आप जो है इससे मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे केस में भी आपका जो dx अपॉन dt होगा वो भी k, और कंसंट्रेशन a पावर 0 होगा, है ना। तो 0 पावर आएगी तो ये भी भैया कांस्टेंट k के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अभिक्रिया की जो ऑर्डर होती है वो जीरो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। तो ये आपको व्यंजक करना है, ये डेरिवेशन करना है। तो आप जो है कोई भी एक रिएक्शन मान लीजिए कि ये कोई अभिक्रिया है जिससे क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और आप मान लेगा कि जो है प्रारंभ में मतलब कि t बराबर 0 पर इसकी जो मात्रा है वो स्मॉल a मोल प्रति लीटर है, तो ये प्रोडक्ट 0 रहेगा। इसके बाद t समय के पश्चात, t समय पर कह दीजिए, तो t समय पर यहाँ से मतलब x भाग प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, x मोल पर लीटर से हो जाता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो t समय अंतराल है 0 से t वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो x जो रिएक्शन मतलब कंप्लीट हो रही है, x होता है कंप्लीट रिएक्शन का जो पार्ट है जो कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट पार्ट और जो ये यहाँ पर टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही अल्प है, बहुत ही निम्न है, तो ये कंप्लीट पार्ट भी बहुत ही निम्न होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस होगी वो कितनी होगी भाई, dx अपॉन dt होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, राइट। इसको पहले से ही हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पिछले वीडियोस देखिएगा। तो अभिक्रिया की जो वेलोसिटी है वो dx अपॉन dt इस तरह से हो जाएगी, और ये बराबर आएगा आपका यह कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ a पावर तो भैया 0 आएगी। क्यों आएगी 0 पावर, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी जाना आपने। और जब भी किसी राशि पर 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो फाइनली हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा k, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो है वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप आ गया है, बट यहाँ पर d का प्रयोग है, मतलब ये अवकल रूप है। इसको वास्तविक रूप में
बदलना है तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित, जिसमें मतलब आप निश्चित में आप लिमिट लेते हैं, अनिश्चित में आप लिमिट नहीं लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको अनिश्चित समाकलन कराना है। यहाँ क्योंकि कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये रिएक्शन सतत रूप से चलती हैं, तो यहाँ पर कोई भी रेंज नहीं है, लिमिट नहीं होती है। इस वजह से आपको यहाँ पर जो है अनिश्चित समाकलन का प्रयोग करना है, इंटीग्रेशन कराना है भाई। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कराएंगे आप, इंटीग्रेशन कराएंगे। तो भैया इंटीग्रेशन कराने से पहले आपके जो ये वेरिएबल्स हैं अलग अलग हैं, इनको अलग अलग पक्षों में कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं भैया dx बराबर के डॉट डी टी, है ना, k इंटू डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो भैया इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k डी टी हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx बराबर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा k बराबर k और इंटीग्रेशन डी टी, राइट। अब एक सूक्ष्म जानकारी, एक के सापेक्ष x का समाकलन होता है भाई x प्लस c, इसी तरह एक के सापेक्ष t का समाकलन होगा t प्लस c मतलब आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हो, जैसे आप समाकलन नियतांक कहते हैं, है ना। इसी तरह एक का समाकलन आप जिसके भी सापेक्ष करते हो उतना ही हो जाता है, ठीक है, और अपनी तरफ से आप समाकलन नियतांक जोड़ देते हो। तो ऐसे यहाँ पर करोगे आप, एक का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा बराबर एक का समाकलन t के सापेक्ष t हो जाएगा, और एक पक्ष में, क्योंकि इक्वेशन है तो एक पक्ष में आप कांस्टेंट जोड़ देंगे और इसको समीकरण मान लेंगे आप सेकंड, ठीक है। तो x बराबर k t प्लस c इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस समय टाइम 0 है, t बराबर 0, उस समय प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो x की वैल्यू उस समय आप 0 मान सकते हैं, राइट। तो आप मान सकते हैं कि f है t बराबर 0, तो क्या होगा भाई, तो x बराबर 0 होगा। ये आप अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। जब आप इक्वेशन सेकंड में इस चीज को अप्लाई कर देंगे तो भैया 0 बराबर k, t की वैल्यू आप 0 रखेंगे प्लस c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0, है ना। तो अब c का वैल्यू 0 आ गया है, ये आप इसको भी पुट ऑन कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से आप इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, तो इक्वेशन सेकंड कितना है भैया, x बराबर के टी प्लस c है, c की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो x बराबर के टी प्लस 0 हो जाएगा। तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा x अपॉन टी। तो इस तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट का डेरिवेशन हुआ। एक बार इस पर फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो डेरिवेशन करना था आपको वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक का, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए डेरिवेशन करना था। तो देखिए माना कि कोई पदार्थ A है, अभिकारक पदार्थ, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर है, t समय पर इसकी सांद्रता या इसका x मोल प्रति लीटर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा आपका dx बटे dt, और dx बटे dt बराबर k, और कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 0 रहेगा क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो dx अपॉन dt बराबर k कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर x और t दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको अलग अलग पक्षों में कर लेंगे, तो भैया dx बराबर हो जाएगा k dt। अब इसको वास्तविक रूप में बदलने के लिए, चूंकि ये अवकल रूप है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, अवकलन का उल्टा समाकलन करना होगा। दोनों पक्षों का आप समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन dx बराबर k इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का समाकलन x होता है, 1 इंटू dt का t होता है प्लस c। अब यह c की वैल्यू निकालना है, तो t बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू इक्वेशन में फिर से रख दीजिए, तो k बराबर x अपॉन t आ जाएगा। यही 0 ऑर्डर के रिएक्शंस के वेलोसिटी कांस्टेंट का डेरिवेशन माना जाता है, राइट। इसी से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, या फिर इसका यूनिट आप डायरेक्ट वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट डायरेक्ट मतलब के ऑर्डर के हिसाब से निकाल सकते हो। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको ग्राफ समझाएंगे और साथ ही
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का डेरिवेशन सीखेंगे 2 तरीके से, जो हमारे सिलेबस में है, और एक एक ग्राफ को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो अगली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। बाय बाय। Can anybody out there hear me? Hear me?